हेलो बच्चों, कैसे हैं सब। आशा है सब बच्चे बहुत अच्छे से होंगे। बच्चों, आज हम करेंगे फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड का हिस्ट्री का ये चैप्टर 2 है और इसका पार्ट 1 करेंगे। उसको करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ ये चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जितनी भी एजुकेशनल वीडियोस हैं मैं अगर आप तक शेयर नहीं भी करती तो वो आप तक ईज़िली पहुंच जाए। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम करेंगे कि द हंटर्स गैदर्स लिव्ड अ नोमैडिक लाइफ। इसके क्या रीज़न थे। जो संग्रह करता थे वो नोमैडिक लाइफ जीवन जीते थे, खाना बदोश जीवन जीते थे। इसका क्या कारण था। इसका कारण ये था कि अगर वो एक जगह पर रहते थे तो वहाँ पर जो फूड था, जो प्लांट्स थे, वो क्योंकि पहले ज़माने में जो लोग थे वो प्लांट्स ही खाते थे, है ना। तो वो प्लांट्स वहाँ पर ख़त्म होते जा रहे थे और तो वहाँ पर जानवर भी वहीं पर रह रहे हैं, इंसान भी वहीं रह रहे हैं। तो धीरे धीरे उन्होंने सोचा कि जहाँ पर खाना ख़त्म होगा हम दूसरी जगह पर शिफ्ट हो जाएंगे। तो एनिमल्स लाइक डियर्स, bisons moved from place to place. If they lived at same place for a long time, they would have eaten up all the available plant and animal resources. This would have led to scarcity of food. In search of food, so the hunters and to follow their movements. Plants and trees bear fruits in different seasons, so people may have moved in search of different kind of plants. People, plants and animals need water to survive. Water is found in lakes, streams and rivers. Early people moved around in search of fresh water. तो इसमें यही बताया गया है कि जो पीपल थे वो अपना जो घर था वो कहाँ पर ढूंढते थे, जहाँ पर उनको फ्रेश वाटर मिले। लेक्स के नज़दीक, रिवर के नज़दीक लेते थे ताकि उनको पानी पीने की कोई दिक्कत ना आए। और जो हंटर्स थे और जो गैदरर्स थे वो जानवरों को फॉलो करते थे और उनको डिफरेंट टाइप का फ्रूट खाने की आदत पड़ गई थी। तो डिफरेंट प्लेसेस पर डिफरेंट टाइप के उनको फ्रूट अवेलेबल होते थे, क्योंकि डिफरेंट टाइप एक टाइम पर आपको पता है कि अगर यहाँ पर हमारा सीज़न समर का है तो आप गोवा जाएंगे। यहाँ पर अगर विंटर्स चल रही है तो गोवा में समर होगी। तो डिफरेंट प्लेसेस पर डिफरेंट सीज़न होता है और डिफरेंट खाना होता है। तो वो इसी कारण भी एक दूसरे स्थान पर शिफ्ट होते थे। सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट हंटर्स गैदर्स टूल्स। तो इनके जो टूल्स के सोर्सेज कहाँ थे, मतलब वो कहाँ से मिलते थे। दीज वर मेड फ्रॉम स्टोन्स, वुड, बोन्स। ओनली द टूल्स मेड फ्रॉम स्टोन सर्वाइव। तो इसके जो सोर्सेज हैं ये हमें कहाँ से मिलते थे। ये पत्थर से बनाते थे, लकड़ी के, हड्डियों के बनाते थे। तो जो लकड़ियों के थे और हड्डियों के थे वो कुछ टूल्स हमारे को अवेलेबल नहीं हुए हैं, लेकिन जो पत्थर के टूल्स थे वो आर्कियोलॉजिस्ट, आपको मैंने लास्ट लेसन फर्स्ट में करवाया था, फर्स्ट लेसन में भी करवाया था कि आर्कियोलॉजिस्ट क्या होते हैं। तो उन्होंने उनको ढूंढ लिया। आगे है सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट हंटर्स गैदर्स टूल्स। अब उनके जो स्रोत थे वो तो मैंने आपको बता दिया कि वो वुड से मिलते थे, स्टोन से मिलते थे, है ना। तो उनका काम क्या करते थे वो, एग्जाम्पल क्या क्या, मतलब वो क्या क्या टूल्स बनाते थे। एग्जाम्पल्स ऑफ वेरियस टूल्स: स्टोन एक्स टू चॉप वुड, स्टोन स्पीयर टू हंट एनिमल, स्टोन हैमर टू ब्रेक हार्ड ऑब्जेक्ट लाइक नट्स। तो उसका क्या काम करते थे वो, जानवरों को मारने के लिए, शिकार करने के लिए, जो चीज़ें उनसे नहीं टूटती थी उनको तोड़ने के लिए, और लकड़ी तोड़ने के लिए वो ये इन टूल्स को इस्तेमाल करते थे।
ये आपको पिक्चर्स में नज़र भी आ रहा होगा कि हैमर बनाई हुई है। ये वो पत्थर की भी बनाते थे, लकड़ी की भी बनाते थे। उसके बाद है वाई डिड अर्ली पीपल नीड टूल्स। जो अर्ली पीपल थे, पुराने ज़माने में जो लोग थे, उनको इनकी आवश्यकता क्यों पड़ी? डिगिंग ग्राउंड टू टेक आउट रूट्स फॉर फूड, स्टिचिंग एनिमल, हाइड टू मेक क्लॉथ्स, हंटिंग एनिमल्स फॉर मीट, टू कट फायरवुड एंड चॉप फ्रूट्स। तो वो क्या करते थे? खड्डा खोदने के लिए। खड्डा क्यों खोदते थे? क्योंकि आपको पता है अभी भी हम लोग भी कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जो हम वेजिटेबल्स होती हैं, फ्रूट्स होते हैं, वो जड़ों से ही हम खाते हैं, है ना, मिट्टी के नीचे मिलते हैं। तो वो अपने भोजन की तलाश के लिए गड्ढे खोदते थे, ग्राउंड को खोदने के लिए वो टूल्स का काम करते थे। और अपने उनके पास कपड़े नहीं होते थे तो वो जानवरों की ही खाल को यूज़ करते थे, तो उसको स्टिच करने के लिए। हंटिंग एनिमल फॉर मीट, उसको जो जानवरों का शिकार करने के लिए भी वो इसका प्रयोग करते थे। टू कट फायरवुड एंड चॉप फ्रूट्स। तो फायरवुड के इसके कारण जो फ्रूट्स थे उसको काटने के लिए भी वो इनका प्रयोग करते थे। उसके बाद है साइट्स वेयर अर्ली ह्यूमन लिव्ड। तो वो कौन सी साइट्स हैं जहाँ पर अर्ली मैन रहते थे? साइट, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि साइट होती क्या है। अ प्लेस वेयर आर्कियोलॉजिस्ट फाइंड रिमेन्स ऑफ थिंग्स यूज्ड बाय अर्ली पीपल इज़ कॉल्ड अ साइट। जहाँ पर आर्कियोलॉजिस्ट अपनी खोज पूरी करते हैं कि पुराने ज़माने के जो लोग हैं वो कहाँ पर, उनकी चीज़ें कहाँ पर मिलेंगी, तो उनको हम बोलते हैं साइट्स। आपको ये पिक्चर में नज़र भी आ रहा होगा कि जो ये आर्कियोलॉजिस्ट हैं ये ज़मीन को खोद रहे हैं। क्यों खोद रहे हैं? पुराने ज़माने की चीज़ों को ढूंढने के लिए। तो इनको हम आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं। तो जो जहाँ पर ये खुदाई का काम करते हैं उनको हम साइट्स बोलते हैं। अर्ली पीपल लिव्ड एट मैनी एरियाज ऑल ओवर इंडिया सब कॉन्टिनेंट। दीज आर नोन एज हैबिटेशन। तो शुरुआती लोग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में कई क्षेत्रों में रहते थे, इन्हें हम बस्ती बोलते थे। आगे है अर्ली पीपल चूज़ अ प्लेस टू लिव ऑन टू फैक्टर्स। तो वो अपना जो रहने का स्थान था वो दो कारकों की वजह से चूज़ करते थे। क्या क्या कारक थे वो? अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, तो जहाँ पर उनको पानी मिलता था पीने का, वो वहाँ पर ही अपना जो रहने का जगह है वो ढूंढते थे। फ्रेश वाटर इज़ वेरी एसेंशियल फॉर सर्वाइवल। आपको पता है कि जीने के लिए हमें फ्रेश वाटर का पीना, मतलब पानी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। सो दे मोस्टली लिव्ड नियर रिवर्स एंड लेक्स, इसलिए वो लेक्स के नज़दीक ही रहना पसंद करते थे। अवेलेबिलिटी ऑफ गुड क्वालिटी स्टोन्स, आपको पता है उनको टूल्स की बहुत ज़रूरत पड़ती थी खाने के लिए, कपड़ों के लिए। तो जहाँ पर उनको स्टोन्स अवेलेबल होते थे वहाँ पर ही वो रहना पसंद करते थे। तो इनके दो रीज़न थे जगह ढूंढने के, एक अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर एंड सेकंड इज़ अवेलेबिलिटी ऑफ गुड क्वालिटी स्टोन। नेक्स्ट है केव्स एज शेल्टर। तो जो पुराने ज़माने के लोग थे वहाँ, तब हमारे पास घर नहीं होते थे। आपको पता है अभी तो हमें इतनी फैसिलिटीज़ मिली हुई हैं, हम अपने घर में आराम से रहते हैं, हमें धूप नहीं लगती, हमें हवा का वो नहीं होता और हमारे पे आंधी तूफ़ान का असर नहीं होता क्योंकि हमारे ऊपर छत है। लेकिन पुराने ज़माने में लोग जंगल में रहते थे, जो अर्ली पीपल थे। तो वो फिर उन्होंने धीरे धीरे मतलब अपना जो अपने को बचाने के लिए केव्स में रहना शुरू किया, गुफाओं में। आपको ये पिक्चर में भी नज़र आ रहा है। अर्ली पीपल चूज़ नेचुरल केव्स टू लिव बिकॉज केव्स प्रोवाइड शेल्टर फ्रॉम द रेन, हीट एंड विंड। डिस्कवरी ऑफ फायर। अब आग की खोज कैसे हुई? आग की खोज आपको पता है, मैंने अभी बताया कि जो अर्ली मैन थे वो
टूल्स का प्रयोग करते थे। तो वो टूल्स किससे बनाते थे? स्टोन से भी बनाते थे। तो मतलब ये हम सबका अंदाज़ा है कि वो स्टोन से एक बार अपने टूल्स बना रहे होंगे, जैसा ये पिक्चर में मैंने आपको दिखाया है। तो उसमें क्या किया, वो रगड़ रहे थे स्टोन को, तो स्टोन को रगड़ते रगड़ते चिंगारी जो थी वो सूखी घास पर जा गिरी, तो वहाँ पर आग लग गई। तो इससे आग की खोज हो गई। While rubbing two stones together, early people discovered fire. Traces of ash in Kurnool caves in Andhra Pradesh tells us that early people here knew the use of fire. आंध्र प्रदेश की कुरनूल गुफाओं में राख के निशान बताते हैं कि यहाँ के शुरुआती लोग आग के इस्तेमाल को जानते थे। अब है यूजेस ऑफ फायर। फायर का, आग का क्या इस्तेमाल था उनकी लाइफ में? टू कीप द केव वार्म, आग को जलाकर वो अपनी गुफाओं को गर्म रखते थे। टू रोस्ट मीट, मीट को पकाने के लिए, भूनने के लिए। एज सोर्स ऑफ लाइट, लाइट की तरह उसको यूज़ करने के लिए। और टू स्केयर अवे एनिमल, तो जानवरों को डराने के लिए भी वो आग का यूज़ करते थे। उसके बाद है केव पेंटिंग्स। केव पेंटिंग्स क्या होती हैं? केव पेंटिंग्स इन यूपी एंड मध्य प्रदेश आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड वेरियस फिगर्स ड्रॉन ऑन द वॉल्स ऑफ केव। यूपी और मध्य प्रदेश में पुरातत्वविदों को गुफाओं की दीवारों पर तैयार किए गए विभिन्न आंकड़े मिलते हैं। These paintings are called cave paintings and are around 10,000 year old. तो इन चित्रों को गुफा चित्र भी कहते हैं, है ना? और ये लगभग 10,000 साल पुराने हैं। This slow wild animal and human draw with accuracy. वे सटीकता के साथ तैयार जंगली जानवरों और मनुष्य को दिखाते हैं। मतलब कि जो यहाँ पर दीवारों पर जितने भी पिक्चर्स बनी हुई थी जानवरों की या मनुष्यों की, वो उनकी सटीकता को दिखाते थे। उसके बाद है स्टोन एज। अब स्टोन एज क्या है? पाषाण युग। The period when mostly stone tools were made is termed as Stone Age by historians. It divided into 3 time period. जो इस अवधि में ज़्यादातर पत्थर के औजार बनाए गए थे, उसे इतिहासकारों द्वारा पाषाण युग की संज्ञा दी जाती है। यह 3 अवधि में विभाजित किए गए हैं। 3 प्रकार के हैं ना ये। सबसे पहले है पैलेयोलिथिक इरा। तो ये क्या है? इसको हम बोलते हैं पूरा पाषाण युग। एक पाषाण युग के हमने 3 पार्ट्स बताए हैं। पूरा पाषाण युग, पूरा पाषाण युग क्या था? दिस इज द टाइम व्हेन अर्ली पीपल स्टार्टेड यूज ऑफ स्टोन टूल्स। ठीक है, इसमें क्या किया था उन्होंने? ये टाइम वो था जब जो अर्ली पीपल थे उन्होंने स्टोन टूल्स का यूज़ करना स्टार्ट किया। अब है पैलेयो। क्या मीनिंग क्या होता है? पैलेयो मीन्स ओल्ड। ठीक है, इसका मतलब हुआ पुराना। लिथिक, लिथिक का मीनिंग हुआ मीन्स स्टोन्स, इसका मतलब हुआ पत्थर। तो 99% ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री इज पार्ट ऑफ पैलेयोलिथिक इरा। पैलेयोलिथिक इरा, 99% ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री इज पार्ट ऑफ पैलेयोलिथिक इरा। तो यह 2 लाखों साल पहले शुरू हुआ था और ये कब ख़त्म हुआ? 12,000 साल पहले ख़त्म हुआ। अब है मेसोलिथिक इरा। मेसोलिथिक इरा क्या होती है? यह पूरा पाषाण काल के बाद आती है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? मिडल स्टोन एज भी बोलते हैं। तो लगभग 12,000 साल पहले शुरू किया और 10,000 साल पहले ये ख़त्म हो गया।
ठीक है। ह्यूमन वर नाउ यूजिंग स्मॉलर स्टोन टूल्स। अब जो लोग थे वो पहले तो बड़े बड़े पत्थरों का यूज़ करते थे, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया उनको और इन्वेंशन होती गई, तो वो जो है अब छोटे छोटे पत्थरों का भी प्रयोग करके अपने उपकरण बना लेते थे। दी स्टोन टूल्स आर कॉल्ड माइक्रोलिथिस बाय आर्कियोलॉजिस्ट। इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, माइक्रोलिथ बोलते हैं। और इनका नाम किसने दिया, आर्कियोलॉजिस्ट ने बोला। बिगर टूल इज पैलियोलिथिक टूल एंड स्मॉलर वन इज माइक्रोलिथिस। ये आपका क्वेश्चन भी आ सकता है कि बड़े टूल्स को हम क्या बोलते हैं और छोटे टूल्स को हम क्या बोलते हैं। बड़े टूल्स को हम बोलते हैं पैलियोलिथिक और छोटे टूल्स को हम बोलते हैं माइक्रोलिथिस। अब है न्यूलिथिक इरा। न्यूलिथिक इरा क्या थी? दिस एज स्टार्टेड अराउंड 10,000 ईयर अगो। ये 10,000 साल पहले स्टार्ट हुई। ह्यूमन स्टिल यूज स्टोन टूल्स बट दे वर बेटर दैन टूल्स यूज्ड अर्लियर। ह्यूमन हैड नाउ स्टार्टेड फार्मिंग एंड ग्रू राइस, wheat, barley, they started living settle live now। तो इसमें क्या था कि जो नवपाषाण युग, इसको हम बोलते हैं नवपाषाण युग। यह उम्र, इसकी उम्र कब थी? 10,000 साल पहले शुरू हुई। मनुष्य अभी भी पत्थर उपकरण का इस्तेमाल किया करता था, लेकिन वे पहले इस्तेमाल उपकरणों से बेहतर थे। जो पहले यूज़ करते थे उनसे वो बेहतर थे। मनुष्य अभी भी बहुत अच्छा जीवन भी जीने लगा और वो फार्मिंग करने लगा। राइस, व्हीट, बार्ले ये सब उगाने लगा, बाजरा, चावल, गेहूँ। तो अब वो एक सेटल्ड लाइफ जीने लगा था। वट हैपन 12,000 ईयर्स अगो। क्या हुआ था 12,000 साल पहले? ड्यू टू क्लाइमेट चेंज अराउंड 12,000 ईयर्स अगो क्लाइमेट बिकेम वार्मर। जो क्लाइमेट था वो गर्म होना शुरू हो गया था। दिस हेल्प इन ग्रो ऑफ एंड इंक्रीज इन फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड। तो इसने क्या किया, जब हमारा ये गर्म होना शुरू हो गया तो वहाँ पर घास के मैदान बन गए, जंगल बन गए। इससे क्या हुआ कि जो मनुष्य थे वो एक जगह पर ही रहने लगे, फ्रॉम हंटर टू हर्डर। अब इसमें क्या हुआ था, शिकारी से वो पशुपालक तक बन गया। पहले वो शिकार करता था, लेकिन अब इंसान क्या करने लगा था, उसको जानवरों का थोड़ा महत्व भी पता लग गया था, तो वो जानवरों को पालने लगा था। इंक्रीज इन ग्रासलैंड लेड टू इंक्रीज इन herbivores animals such as deer, sheep, cattle, etc. People observed the animal and understood their food habits and learned how to tame them. In this way, early people became herder and reared animal. तो इसमें क्या हुआ था कि जो शिकारी से वो बन गया पशुपालक। तो वो पशुपालक उन्होंने क्या किया, जब उन्होंने देखा कि घास के मैदान हो गए हैं तो उन्होंने हर्बीवोरस, जो शाकाहारी जानवर थे, उनको पालना शुरू किया। जैसे हिरन हो गया, भेड़े होगी, ये गोट होगी, कैटल होगी, है ना। तो इससे क्या होता था कि वो ऑब्ज़र्व करने लगा था, एनिमल्स को समझने लगा था कि वो कैसे जीते हैं, क्या खाते हैं, क्या करते हैं। तो इन दिस वे अर्ली पीपल बिकेम हर्डर एंड रेयर्ड एनिमल। फ्रॉम गैदर टू फार्मर। अब बाद में क्या हुआ, बाद में वो किसान बन गया। वो कैसे? ड्यूरिंग दिस टाइम व्हीट, बार्ले एंड राइस ग्रू नेचुरली इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। आपको मैंने अभी बताया कि वहाँ पर व्हीट, बार्ले, राइस को वो उगाने लग गया था। अर्ली पीपल प्रोबेबली
collected these grain as food, तो वो उसको इकट्ठा करने लगा, अपने खाने को मतलब स्टोर करके भी रखने लगा। स्लोली दे लर्नड अबाउट ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, फिर उसको समझ आने लगी कि प्लांट्स को कैसे उगाते हैं। दिस में हैव लेड देम टू थिंक अबाउट ग्रोइंग प्लांट्स ऑन देयर ओन, वो अपने आप से प्लांट्स को उगाना सीख गया। नाउ ह्यूमन स्टार्टेड ग्रोइंग प्लांट्स फॉर देमसेल्फ, फिर वो अपने लिए और दूसरों के लिए भी प्लांट्स उगाने शुरू करने लगा। तो इट मीन्स दैट दे नाउ हैड टू स्टे इन द सेम प्लेस फॉर अ लॉन्ग टिल द ग्रेन ripened, or early farmer settled at one place for looking after the plants, watering, weeding, driving away animal and birds। तो इसमें क्या था कि जो फार्मर था वो अपने लिए पौधे उगाने लगा और एक जगह पर रहना शुरू हो गया, और उसमें वो क्या करता था, अपने पौधों की देखभाल करता था। उसमें पशु पक्षी जो उसको हार्म करते हैं उसको भगाने का काम करता था, पानी देता था, उनकी केयर करता था प्लांट्स की। तो धीरे धीरे वो फार्मर बन गया। तो मुझे लगता है कि आपको ये पाषाण युग अच्छे से समझ आ गया होगा। तो हम अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बाय।